जो भी आपने डाउट भेज रखे है ना, देखो शाम तक क्लास रहती है, शाम के बाद ही मैं भेजूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, कैलकुलस और इंटीग्रेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ना तो आपको कोई डेरिवेशन समझ आएगा और ना ही कोई ठीक ठाक जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो होगा। तो इसलिए इसको तो आप लोग ढंग से ही समझना, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन है सारे डेरिवेशन बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थ्रू ही होने वाले हैं। मतलब काइनेमेटिक्स से ही लेकर के आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ पेजेज की बात करें तो मैथ की क्लास नहीं है बेटा। जो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास जो लग रही थी आपकी, ठीक है, उसी में आगे कंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। पेज तो यही है यार, मतलब पेज अब कितना बोला जाए, एटलीस्ट 50-60 पेज तो लगेंगे ही, ठीक है, क्योंकि ढंग से सीखना आपने को। चलो देखो अब, चलो हेडिंग डालो। बेटा एक बात ध्यान रखो, इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अभी लिखना नहीं है, ठीक है। मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसके बाद नोट्स बना लेना। पीडीएफ जो है, आप उस समय नोट्स उस पीडीएफ के देख करके बना लेंगे। नहीं नहीं, मैथ में नहीं, ये फिजिक्स में करना है। और अ, एक अलग कॉपी बना लेना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। चलो देखो देखो, हेडिंग पहला जो हेडिंग है वो है डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनते जाना भैया, जहाँ नहीं समझ आए वो पूछ लेना। डिफरेंशिएशन, हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स के साथ ही, ठीक है। अब एक बार देखो, सबसे पहले हम लोग ये जो है ये समझेंगे इसके अंदर कि एक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। एक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन जो होता है कि वो दो वेरिएबल, जैसे हम लोग नॉर्मली वेरिएबल को किससे डिनोट करते आए हुए हैं, एक्स वाई जेड, इन्हीं सब से डिनोट करते आए हैं। अब एक बात देखो कि जो फंक्शन होगा, जैसे हम लोग इससे पहले इक्वेशन देखा होगा हमने कभी ना कभी, कि वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4, या वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अब एक बार देखो यहाँ पे जो रिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच का, यही हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन। इसी को हम कैसे डिनोट करते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ किसका, x का। y जो है वो x का फंक्शन है। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? ठीक। कर दिया म्यूट भाई। ध्यान से देखो, अब क्लियर आ रही है वॉइस? अब तो वॉइस क्लियर आ रही होगी, ठीक है। अब सुनते जा। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोगों ने काफी रिलेशन देखे होंगे कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, या y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो ये जो रिलेशन होता है यही हमारा एक तरह से क्या है, फंक्शन है। यानी हम इसको कैसे डिनोट करते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज
अ फंक्शन ऑफ एक्स। यानी फंक्शन बेसिकली हमें क्या बताता है कि दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बताता है। दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के वेरी होने के साथ किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो सिंपली फंक्शन को हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज अ रूल ऑफ, इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो जो वेरिएबल हैं इनके बीच में के रिलेशनशिप का जो रूल होता है, जैसे हमने ऊपर वाला जो दिया है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये क्या बता रहा है कि हमेशा y जो होगा वो x से दो ज्यादा होगा। ये एक रूल हमने डिफाइन कर रहा है। ये जो हमने y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू लिखा, ये हमें सिंपल ये वर्ड में यही बता रहा है कि y जब भी होगा वो x से दो ज्यादा होगा। अगर मान लो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 3, उससे दो ज्यादा। x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 7 होगी। तो ऐसे ही मान लो अगर x 9 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 11। तो सिंपली एक रूल है यहाँ पे कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, हमें एक रूल डिफाइन कर रहा है कि y जब भी जो होगा वो x से दो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो x होगा ये हमारा कौन सा वेरिएबल कहलाता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वही y को हम क्या बोल रहे होंगे, y जो होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। x को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर ये बात। हाँ, अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू वाई माइनस टू तो फिर x जो होगा उसको बोल देंगे कि y का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे y हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो y जो लिखेंगे वो क्या है, फंक्शन ऑफ x, कि x जो है उससे हमेशा दो ज्यादा है। ठीक है, अब एक बार देखो यहाँ से अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि x जो है, ठीक है, कि x को हमने चेंज कर दिया, x इज चेंज्ड बाई, x इज चेंज्ड बाई डेल्टा x, चेंज्ड बाई डेल्टा x। अगर हमने x को डेल्टा x से चेंज कर दिया, याद होगा आपको कोई भी चीज में अगर चेंज लिखना है तो हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। यानी x को अगर हमने डेल्टा x से डिनोट चेंज कर दिया तो y में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो y विल चेंज बाई डेल्टा y, y विल चेंज बाई डेल्टा वाई। यहाँ से देखो ये जो लिखा है ना इसी को हम पढ़ते हैं डेल्टा। जो ट्राइंगल बनाते हैं इसका यूज किसके लिए होता है, तो किसी भी क्वांटिटी में चेंज के लिए यूज किया जाता है। ध्यान से सुनो, एक्स को अगर हमने क्या कर लिया, डेल्टा एक्स से चेंज कर लिया तो वाई को में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जैसे ऊपर देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया हुआ है ऊपर वाले में कि एक्स को 1 लिया पहले, तो वाई की वैल्यू 3, एक्स को मैंने चेंज कर दिया कितना, 5 बना दिया। यानी एक्स में कितने का चेंज किया मैंने, 4 का चेंज किया। तो वाई में भी कुछ ना कुछ वैल्यू से चेंज हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो अब एक बार देखो एक्स में अगर लोग नई वैल्यू ऑफ एक्स अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स डैश इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, क्या एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हाँ है ना, ये बताओ। अगर मैंने एक्स को डेल्टा एक्स से चेंज कर दिया, जैसे मान लो तुम्हारे पास आज अगर 10 रुपया है, मैंने 2 रुपया और दे दिया, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 10 + 2। वही चीज मैंने किया, एक्स को मैंने कुछ वैल्यू से चेंज कर दिया। अगर पहले एक्स है तो बाद में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और y की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y डैश इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ है ना, ये क्लियर हो गया भाई। एक बार देखो बेटा, x में मैंने क्या लिखा है कि x में वैल्यू जो है वो डेल्टा x से चेंज कर दिया, तो x की नई वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा एक्स। वही रिपीट ही कर रहा हूँ, y में अगर मैंने डेल्टा y से चेंज कर दिया तो y को की नई वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा y। क्लियर हुआ कुलप्रीत, ये बताओ, y की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y के बराबर। हाँ है ना,
तो फिर x माइनस डेल्टा है, x माइनस देन -2 हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा x की वैल्यू वहां पे नेगेटिव, बेटा आवाज आ रही है सभी को? ये बताओ, आवाज आ रही है बेटा? ये बताओ। इसमें थोड़ी भी और हो जाए बस नेक्स्ट बंद कर दो, थोड़ी सी और हो जाए। प्रांजल एक बार ठीक से देखो उधर के ये यूट्यूब मत चलाइयो कनेक्शन। आप लड़की, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा दीवार में अगर यूट्यूब चला। मैं सर फोड़ दूंगी, ज्यादा तो या तो काम कर ले। यार यहाँ पे तो बहुत किसी सर का फोड़ के माइक ऑन दिखाइयो, हो सच में सकता मार है। दूंगा दीवार में गुस्से में। तुम मिलियो तो चलो अब क्लियर आ रही है? चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग। यहाँ से एक बात देखो, मैंने क्या लिखा है, जो अभी ध्यान से सुनना, बिल्कुल ढंग से सुनोगे क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है कि y जो है x का फंक्शन है, ठीक है। यानी y इक्वल्स टू, मैंने इसको कैसे डिनोट किया है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? y इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर x में वैल्यू, मैंने x की वैल्यू कुछ से चेंज कर दिया, यानी x की वैल्यू मैंने बढ़ा दी थोड़ी, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ा दिया तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या x प्लस डेल्टा एक्स? हाँ है ना। x को मैंने बढ़ाया था, क्या x प्लस डेल्टा एक्स लिखूंगा। तो अब एक बार देखो, y में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। y में कितने का चेंज आ गया, डेल्टा y का चेंज आ गया। एक बार देविका ये बताओ, अगर x में कोई चेंज अगर हमने किया, मान लो x में अगर चेंज कर दिया कितने से, डेल्टा x से, तो x की नई वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा एक्स। और y में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो उसकी नई वैल्यू कितना, y प्लस डेल्टा वाई। वो डिपेंड करेगा, एक बार देखो, वो डिपेंड करेगा हमारा कि फंक्शन कैसा है। ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगा कि y में कितने का चेंज आया। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने x में चेंज किया है 4 का, तो y में भी चेंज आया है 4 का। लेकिन हमेशा सेम चेंज आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने बस यही लिख लिया कि डेल्टा वाई का चेंज आ रहा है। और एक और जो सवाल आया था कि डिक्रीज हो सकता है, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अपने आप वो पॉजिटिव यहाँ सब्ट्रैक्ट और ऐड होता जाएगा। अब क्लियर है इतनी बात सभी को? सिंपल सा एक यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि एक्स में अगर डेल्टा का चेंज आया तो डेल्टा एक्स से चेंज हुआ तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा तो वाई की वैल्यू कितनी, वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर। ये बात क्लियर हो गई? चलो अब एक बार देखो, मैंने जो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, y इक्वल्स टू किसके बराबर, f ऑफ x के बराबर। y इक्वल्स टू, y में y प्लस डेल्टा x का क्यों चेंज आएगा भाई? y जो x में जो चेंज आया उसको मैंने डेल्टा x से डिनोट किया, y में जो चेंज आया उसको डेल्टा y से। f हमारा एक डिनोट करने का तरीका है कि y जो है वो x का फंक्शन है। सिंपल ये बता रहा है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू लिखा मैंने, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो y को मैंने क्या लिखा, f ऑफ x। क्लियर? अब एक बार देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा मैंने, तो जब चेंज करेंगे तो y प्लस डेल्टा y की जो वैल्यू आएगी उसको मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। हाँ ना। फंक्शन का मतलब यही है, ऊपर मैंने बताया कि सिंपली रूल बताएगा कि किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, किसके हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है, यानी y जो है वो x से 2 ज्यादा है, ये हमारा फंक्शन बता रहा है। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन की किस तरह से चेंज होता है। ठीक है भाई, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, x प्लस डेल्टा एक्स। x में डेल्टा एक्स, दोनों साइड सेम इंक्रीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर? एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि y जो है वो x पे डिपेंड करता है।
y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, यानी y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू होगा, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, कोई भी किसी भी एक कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? डेल्टा की वैल्यू दोनों जगह सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। डेल्टा की वैल्यू दोनों जगह सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो यहां से देखो, अब मैं इक्वेशन 1 - 2 करूं, इक्वेशन इक्वेशन 2 - 1, इक्वेशन 2 - 1 करूं तो यहां से देखो, क्या डेल्टा y की वैल्यू किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, यही आएगा। हाँ या ना? बाई डेल्टा जो है बेटा वो चेंज को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। डेल्टा हमारा किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यही आया बेटा। इसमें एक्सपेंड क्या करना है एक बात बताओ, यहाँ से y प्लस डेल्टा वाई हुआ, इधर माइनस वाई होगा, डेल्टा वाई बचा, इधर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यही तो लिखा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, केवल दोनों को केवल सब्ट्रैक्ट किया है। अब एक बार देखो, ये डेल्टा वाई क्या है, क्या चेंज इन वाई? हाँ है ना? डेल्टा वाई हमारा क्या है, चेंज इन वाई, यही है। डेल्टा वाई हमारा क्या है, चेंज इन वाई है। अब एक बार देखो कि डेल्टा वाई हमारा चेंज इन वाई है, और डेल्टा एक्स हमारा क्या है, चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई हमारा क्या है, चेंज इन एक्स। ठीक है भाई, तो अगर मैं एक चीज डिफाइन करूं कि डेल्टा वाई बाई डेल एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल एक्स जो होगा, ध्यान से सुनना अब यहाँ पे, ये हमें बेसिकली क्या बताता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से समझना अब इसको कि कैसे ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आया, कैसे ये चीज देखो अपन, यहाँ से देखो भाई। ये हम बात करते हैं कि मान लो कि अभी जो तुम्हारी हाइट है, चलो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बात करें कि एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें, ये कैसे होगा, तो देखो यार एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो अगर अभी जो हाइट है तुम्हारी, या ऐसे देख लो कि हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जैसे, एक मिनट अब ध्यान से सुनो, कि मान लो अगर सैलरी तुम्हारी अभी किसके बराबर है, कितनी सैलरी है, सपोज मान लो हमने ले लिया 10,000 पर मंथ, अगर मान लो, ठीक है 10,000 पर मंथ है सैलरी, ठीक है भाई। एक बात देखो कि 2 साल के बाद जो है वो तुम्हारी सैलरी कितनी हो गई, 30,000 पर मंथ हो गई। 2 साल के बाद तुम्हारी सैलरी कितनी हो गई, 30,000 पर मंथ। ये कब की बात है, ये अभी है। 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितनी हो गई, आफ्टर 2 ईयर्स 30,000 पर मंथ हो गई। अब एक बात सोचो यार, अगर मैं पूछूं कि सैलरी के चेंज होने का रेट क्या है, तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी अगर बात करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी, परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी अगर बात करूं तो क्या लिखोगे कि 10,000 चेंज हुआ है हर एक साल के बाद, 10,000 चेंज हुआ कितने। इसको एक काम करो, इसको 1 लाख ले लो, इसको 3 लाख ले लो, और इसको ईयर मान लो, इसको भी ईयर ले लो। तो अभी 1 लाख पर ईयर है और बाद में 3 लाख पर ईयर हो गया, तो कितना बोलोगे कि कैसे निकालोगे चेंज इन सैलरी, कैसे निकालोगे। तो क्या करोगे आप, फाइनल सैलरी, फाइनल सैलरी माइनस इनिशियल सैलरी बाई जो टाइम लगा उसमें।
तो फाइनल सैलरी कितना और इनिशियल सैलरी किसके बराबर? 2 लाख है। और कितने साल में हुआ? तो 2 साल में। तो क्या लिखोगे? चेंज इन जो सैलरी है वो क्या 1 लाख रुपया पर ईयर, हाँ या ना? ये बताओ। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी हुआ उसको क्या लिखोगे? क्या 1 लाख पर ईयर? 1 लाख पर एनम यही लिखोगे पर ईयर? ये बात मानते हो? यहाँ पे क्लियर है ये चीज? अब एक बार सोचो, क्या ये हर एक साल में 1 लाख चेंज हुआ है या 2 साल बाद चेंज हुआ है? हर एक साल के बाद चेंज हुआ है या 2 साल के बाद चेंज हुआ है? हर एक साल थोड़ी हुआ है। मैंने क्या बोला कि अभी 1 लाख पर मंथ है, उसके 2 साल के बाद चेंज हुआ है। इसके बाद 2 साल का चेंज हुआ है, 2 साल के बाद चेंज हुआ है। 2 साल आप इसी सैलरी पे काम करते रहे हो, उसके बाद ये वाली सैलरी आपकी शुरू हुई है। तो हर एक साल चेंज हुआ है या फिर 2 साल के बाद चेंज हुआ है? हर एक साल चेंज हुआ या 2 साल के बाद? 2 साल बाद। लेकिन ऑन एन एवरेज हम क्या बोल रहे हैं इसमें? ऑन एन एवरेज अगर हर एक साल 1-1 लाख से भी चेंज हुआ होता तो भी क्या आपकी सैलरी 2 साल के बाद यही होती? हुआ 2 साल के बाद ही चेंज हुआ, लेकिन अगर हर एक साल 1-1 लाख चेंज हुआ होता तो भी 2 साल के बाद आपकी सैलरी यही होती। क्लियर? हर एक साल अगर 1-1 लाख से भी चेंज हुआ होता तो 2 साल के बाद भी यही सैलरी होती। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो यार, ऑन एन एवरेज जो है मेरी सैलरी 1 लाख पर साल बढ़ जाती है, यही बोलोगे? भले वो एक साल में बढ़ता नहीं हो, 2 साल के बाद बढ़ता हो, लेकिन ऑन एन एवरेज यही बोलेंगे हम लोग। ऑन एन एवरेज हम यही बोलेंगे कि कितना, कि हर एक साल ऑन एन एवरेज जो है वो एक साल से 1 लाख रुपया पर साल बढ़ जाता है। क्लियर? तो आपने चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी, जो एक तरह से ये कौन सा रेट होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी, हाँ या ना? ये कौन सा होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी, यही आएगा। कैसे निकाला आपने? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी निकालना था तो चेंज इन सैलरी अपॉन में चेंज इन टाइम, यही निकाला आपने, हाँ या ना? चेंज इन सैलरी अपॉन में कितना? चेंज इन टाइम। तो एक बार देखो, पहली चीज कि जब भी अगर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन यहाँ पे हमने किसके साथ निकाला है? टाइम के साथ। तो रेट ऑफ चेंज इन अ क्वांटिटी is always calculated is always calculated with respect to another quantity is always calculated with respect to another quantity। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो। देखो यहाँ पे मैंने चेंज निकाला, रेट की बात जब मैंने की तो टाइम जरूर लिया इसमें, कि टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर ये बात? जब भी आप किसी भी क्वांटिटी में चेंज निकालोगे तो हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही निकालोगे, हाँ या ना? अब एक बात देखो कि यहाँ से और तरीका क्या रहेगा कि जिस क्वांटिटी के चेंज होने का रेट निकालना है उसमें चेंज निकालो, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका चेंज निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, यही आएगा। अभी आएगा, रोल आएगा बेटा, यहाँ से देखते जाओ। क्लियर हुआ ये चीज? अब एक बात देखो, यहाँ से जो हम बात करेंगे, तो अब अगर मान लो y में चेंज डेल्टा y का हुआ और x में चेंज डेल्टा x का हुआ, तो ये हमें क्या बताएगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू किसके? x के, हाँ या ना? ये बताओ। यही अभी मैंने किया, डेल्टा एस सैलरी बाई डेल्टा टी, तो हमें क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हाँ या ना? ये बताओ। अगर मैंने लिखा डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स कुछ भी हो सकता है वो,
हमने टाइम के साथ अगर चेंज रेट निकालना है तो डेल्टा टी लिखेंगे, एक्स के साथ निकालना है तो डेल्टा एक्स लिखेंगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड लिखेंगे तो ये हमारा क्या बताएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू किसके, जेड के, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड के बराबर, हाँ है ना। अब एक बार देखो, याद करो डेल्टा वाई की वैल्यू किसके बराबर आई थी, डेल्टा वाई बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिखा था हमने, हाँ है ना। डेल्टा वाई की वैल्यू यही कैलकुलेट किया था हमने, डेल्टा वाई की वैल्यू यही कैलकुलेट किया था हमने। एक तरह से बेसिकली ये है क्या, फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू और ये एक्स में चेंज, नहीं कट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एफ से एफ काट दो, एक्स से एक्स काट दो, ऊपर लिखा हुआ है हमने, देखो एक बार, ये रहा डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा वाई की वैल्यू यही लिखी है हमने। चलो अब यहाँ से देखो, ये बेसिकली हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया कि अगर मान लो डेल्टा एक्स में जो चेंज आए, अगर वो जीरो की तरफ टेंड करने लगे, किसकी तरफ, जीरो की तरफ टेंड करने लगे, यानी जैसे मान लो पहले मैंने अगर सपोज एक्स में चेंज 1 का लिया, फिर घटा के 0.5 कर दिया, फिर घटा के 0.2 कर दिया, फिर घटा के 0.1, फिर और कम करते करते 0.0000001 करते जाए, तो एक तरह से चेंज जो एक्स में हो रहा है वो अगर काफी कम हो जाए, तो जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है ना, तो इसके लिए एक अलग सिंबल लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। ध्यान से अब यही से अपना डी वाई डी एक्स समझ आएगा कि ये होता क्या है। बेसिकली अगर मान लो एक्स में जो चेंज आए वो काफी कम हो जाए, यानी टेंडिंग टू जीरो हो, तो टेंडिंग टू जीरो होगा तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो है तो उसी को एक अलग सिंबल लिखते हैं, डी एक्स। क्लियर हुआ ये बात। अगर मान लो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स में जो चेंज है वो डेल्टा एक्स लिख रहे थे, लेकिन अगर मान लो एक्स में चेंज काफी कम हो जाए तो हम उसको एक नए सिंबल से लिखते हैं, कौन सा, डी एक्स। आगे चल के ये काफी पार्ट में यूज होगा, डी टी देखने को मिलेगा, डी वाई देखने को मिलेगा, डी वी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये सब टेंडिंग का मतलब है कि धीरे धीरे कम होता जाए, टेंडिंग टू जीरो, यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं हो लेकिन जीरो के इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं। बेटा ब्रैकेट में ये ऐसा थोड़ी है मल्टीप्लाई करके, यहाँ तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6, ये हो सकता है ना। तो ये एक बार देखो, जब डेल्टा एक्स में जैसे मान लो अगर आपकी हाइट में अगर बहुत कम का चेंज आए, जैसे मान लो सपोज इस साल अगर हाइट आपकी 5 फीट है, अगले साल हो जाए 6 फीट, तो काफी बड़ा चेंज है, तो उसको हम लोग डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। वही मान लो अगर हम लोग 1 घंटे का या दो दो दिन का चेंज देखें तो वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, कि 0.00001 फुट के आसपास चेंज आया होगा कहीं, तो उसको हम लोग डी एच से डिनोट करेंगे। क्लियर, ये बताओ भाई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, कि किसी भी क्वांटिटी में जब सिग्निफिकेंट चेंज होगा तो डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, और वही अगर काफी स्मॉल चेंज आएगा तो उसको डी एक्स से डिनोट करेंगे। तो अब एक बार सोचो कि अगर x में बहुत कम का चेंज आया तो क्या y में भी बहुत कम का चेंज आएगा, x में अगर बहुत कम का चेंज हुआ तो क्या y में भी बहुत कम का चेंज आएगा, हाँ है ना। एक बात ऐसे सोचो, हार्दिक देखो इधर, मैं ये बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू, मैंने एक फंक्शन ले लिया x प्लस 2, x जब कितना है 1 है, y किसके बराबर 3, x अगर मैंने क्या कर लिया 1.000, ऐसे बहुत सारा जीरो के बाद मैंने 1 लिया, तो y की नई वैल्यू क्या होगी 3 पॉइंट यही आएगा, हाँ है ना। तो अब एक बार सोचो y में चेंज क्या बहुत छोटा हुआ, तो अगर x में बहुत कम का चेंज हुआ तो y में भी बहुत कम का चेंज आया,
तो डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? डी वाई से। किससे डिनोट करेंगे? डी वाई से। तो अब एक बात देखो, ये जो हमारा पार्ट आएगा कि डेल्टा वाई बाई डेल एक्स, और इसको कैसे लिखते हैं एक बात ध्यान रखो, ये लिखने का तरीका है बस, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो इसी को हम कैसे लिख देते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमारा क्या आएगा? डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में कितना? डेल्टा एक्स के बराबर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? डी वाई हो गया, क्योंकि एक्स में भी कम चेंज आएगा तो वाई में भी कम का चेंज आएगा, तो इसी को मैंने क्या लिख दिया? डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से मैंने एक बात बोली थी कि डी एक्स, डी बेटा वही मैंने हर दिन देखो, डेल्टा एक्स क्या आया था? डेल्टा एक्स जो था एक्स का चेंज बता रहा था, डेल्टा वाई क्या बता रहा था? वाई का चेंज बता रहा था। अगर मैंने वही चीज एक नया सिंबल क्या कर दिया कि अगर x में बहुत कम का चेंज हुआ तो इसको dx से डिनोट करेंगे, y में बहुत कम का चेंज हुआ तो इसको dy से डिनोट करेंगे। अगर x में बहुत कम का चेंज हुआ तो dx से लिखेंगे, y में बहुत कम का चेंज हुआ तो dy से डिनोट करेंगे। लिमिट है, हाँ लिमिट है बेटा। एक बात देखो ना, अगर डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो होगा तो उस केस में x में बहुत कम का चेंज हुआ तो इसी को क्या लिखेंगे? dx। ये डेल्टा से पहले ये लिखा है लिमिट, ये एक सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं बस, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स से बहुत कम का चेंज हुआ तो वाई में भी बहुत कम का चेंज हुआ और एक्स में भी कम का, तो डेल्टा वाई बाई डेल एक्स की जगह पे मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, ये बताओ। चलो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट होगा ये हमें क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। इंस्टेंटेनियस नहीं, डी कैंसिल नहीं होता है बेटा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये एक बार देखो, ये एक और टर्म आ रहा है इंस्टेंटेनियस रेट। यानी जरा एक बार सोचो, जैसे मान लो आज आपकी हाइट में मेजर करूँ और एक साल बाद आपकी हाइट मेजर, ठीक है, तो उस केस में मान लो अगर हम बात करें कि चेंज आएगा जरूर थोड़ा बहुत, तो वो जो चेंज हम लोग निकालेंगे या वो जो रेट निकालेंगे वो क्या हमारा एवरेज रेट होगा? हाँ है ना? अगर मैंने आज आपकी हाइट में चेंज निकाला कल और एक साल बाद निकाला, तो वो हमारा क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और उसको कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी से। लेकिन सोचो कि मैंने अभी मेजर किया हाइट और जस्ट थोड़ी देर बाद मेजर किया, तो क्या वो हमें लगभग इंस्टेंटेनियस देगा? उस पर्टिकुलर टाइम का रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट देगा? हाँ है ना? बिल्कुल ये बात सही है कि बहुत कम चेंज आएगा, लगभग जीरो के बराबर चेंज आएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वो क्या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज बताएगा? हाँ है ना? तो वो जो रेट होगा वो क्या उसमें काफी कम चेंज आया तो उसको मैंने डी एच और डी टी लिख देना चाहिए। यहाँ से देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि अभी हमने हाइट मेजर किया और जस्ट थोड़ी देर बाद मेजर कर लिया, मतलब बिल्कुल एकदम उसी लगभग टाइम में, तो एक बात बताओ क्या उसमें बहुत कम चेंज आएगा? और जब बहुत कम चेंज आएगा तो उसको मैं किससे लिखूंगा? डी एच बाई डी टी। और वो जो रेट बताएगा वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज बताएगा, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का रेट ऑफ चेंज बताएगा। तो इसीलिए डी एच बाई डी टी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर ये पॉइंट? हाँ है ना? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
अब एक बार देखो, मैं अगर ऐसे लिखूं dy बाई डी एक्स, तो क्या ये क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हाँ है ना। अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूं तो ये क्या बताएगा, लिमिट, बस ऐसे ही एक सिंबल लिखते हैं कि जब आप डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखोगे तो उसके ऊपर लिमिट एक लिख देते हैं, बस ये भी सिंबल है, याद रखना अभी, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं डी वाई बाई डी जेड, ये हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही आएगा, क्या बोलते हो, सही है। उसके बाद देखो, अगर मान लो मैं लिखूं डी वी बाई डी टी, अगर मान लो v हमारा वेलोसिटी है, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा, क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें काइनेमेटिक्स में इंस्टेंटेनियस बहुत ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से चेंज हो रहा है। तो हमें जो काइनेमेटिक्स में जो यूज आएगा ना, तो वो बेसिकली यही आएगा, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट। जैसे अगर मान लो मैं डी आर बाई डी टी लिखूँ, डी आर बाई डी टी, अगर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, तो क्या लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, हो सकता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो अब आगे चल के जो आपको जो काइनेमेटिक्स में जो मिलेगा कि डी वाई बाई डी टी मिलेगा, या डी वी बाई डी टी मिलेगा, या डी ए बाई डी टी मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये सब यूज आना शुरू। तो टी वी बाई डी टी अगर आपको मिल रहा है दिखा हुआ है, यानी ये क्या बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये सब चीज हमें देखने को मिलेगा। अब ये क्लियर हुआ कि ये जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्लियर हो गया फटाफट, चूंकि काइनेमेटिक्स से ही शुरू हो जाएगा, काइनेमेटिक्स से ही आपका शुरू हो जाएगा, जो भी डीवी बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, ये सारा वही से शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो याद रखना है। हाँ, अगर चेंज ज्यादा हुआ तो डेल्टा आएगा इंस्ट, और अगर चेंज काफी कम हुआ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे, तो डी वाई बाई डी जेड ये सब आएगा। इंस्टेंट का मतलब किसी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद देखो, अब हमें कुछ फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, और उसी का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे एक बार देखो, पहला फॉर्मूला है कि y इक्वल्स टू क्या आ गया, c, कुछ नहीं आएगा भाई, तो वैल्यू अगर ज्यादा हो कम हो तो उसमें क्या दिक्कत है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। y इक्वल्स टू अगर c आ गया, मतलब c जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट है। अगर कोई भी एक कांस्टेंट है, तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ है ना। अगर कोई चीज में अगर कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको क्या लिखूंगा, डी ऑफ सी बाई डी एक्स। और एक बात बताओ, डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई के चेंज होने का रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होना चाहिए, क्या जीरो लिख होना चाहिए, क्योंकि सी कांस्टेंट है, वो अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, जीरो। तो कोई भी चीज जो कांस्टेंट हो, उसका रेट ऑफ चेंज जो होगा वो किसके बराबर, तो जीरो के बराबर, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्लियर हुआ ये बात, हाँ है ना, क्लियर हुआ। टी सी वाई की वैल्यू मैंने पुट की है, वाई इक्वल्स टू सी दिया हुआ है,
जैसे मान लो अगर ये दे दिया गया कि y इक्वल्स टू 3 हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स कितने किसके बराबर, तो d ऑफ 3 बाई डी एक्स कितना आएगा, 0 के बराबर। क्लियर हुआ। सेकंड फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा कि अगर मान लो y इक्वल्स टू अगर दिया हुआ है कि कोई भी एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने मान लो c से डिनोट कर दिया, c और इनटू क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, ये लास्ट स्लाइड देख लो भाई, वैसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। अगर मैं dy बाई डी एक्स करूं इस वाले में, तो अब एक बार देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना रहेगा। तो एक बार देखो, कांस्टेंट को बाहर कर दो और डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये अभी ये क्या आएगा, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। किस चीज का मतलब पूछ रहे हो चिन्मय, ये बताओ। y इक्वल्स टू सी इंटू एफ एक्स है, c एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दो, तो क्या आएगा, c इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, बस यही आंसर होगा। यानी जैसे मान लो कि आप जो भी कांस्टेंट है उसका उसमें कोई भी चेंज तो होना नहीं है, तो आप उसको डिफरेंशिएशन से ही बाहर कर दिया करो। ठीक है, उसको डिफरेंशिएशन से ही बाहर कर दिया करो। क्लियर ये पॉइंट। तीसरा अभी एग्जाम सेकंड पॉइंट में देखो कि y इक्वल्स टू सी ऑफ एफ एक्स अगर दिया हुआ है, तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो किसके बराबर, तो c कांस्टेंट है बाहर कर दो और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इसके बाद हम और बात करते हैं। देखो तीसरा, अभी नहीं जीरो नहीं आएगा, अभी अभी मैं एग्जांपल करके बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अगर मान लो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n दिया हुआ है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, तो d ऑफ y की जगह पे x टू द पावर n लिखा मैंने, और ये किसके बराबर होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये पार्ट देखो कैसे, एग्जाम्पल यहाँ से क्या क्या आएगा। जैसे मान लो y इक्वल्स टू मैंने पुट कर दिया x की पावर 3, y इक्वल्स टू x की पावर 3 पुट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो d ऑफ x की पावर 3 बाई डी एक्स, n की जगह पे कितना है 3, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वन, यानी 3x स्क्वायर के बराबर। क्लियर हुआ। पहले ये पॉइंट, पहले आप y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्लियर हुआ ये चीज, x टू द पावर n वाले फॉर्मूले पे यूज करना है। x टू द पावर n वाले फॉर्मूले पे देखेंगे तो क्या आएगा, n को बाहर करो जो कि 3 है, इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, 3x स्क्वायर के बराबर। क्लियर हुआ, फटाफट बोलो भाई, क्लियर हुआ ये चीज। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। यहाँ से देखो x टू द पावर n हो गया 3, n की जगह 3 है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना है। x टू द पावर n है बेटा, n की वैल्यू 3 है, यहाँ कंपेयर करो इससे, n की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वन, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। साहिल क्लियर हुआ, ये बताओ। ये बताओ क्लियर हुआ। चलो अब एक बार देखो, अगर मान लो हमें ये दिया हो जी, अभी रुक जाओ बेटा मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला का मतलब यही है, आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना, अगर वहां डिफरेंशिएट करने की जरूरत हो तो ये इसी फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएट करना। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, मान लो अगर ये दिया हो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताओ, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो एक बार, dy बाई डी एक्स। देविका तुम्हारा आंसर गलत है, एक बार फिर से देखो, d ऑफ क्या करेंगे, x टू द पावर 6 बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, n की जगह पे 6 है, 6 इंटू एक्स टू द पावर कितना लिखेंगे 6 माइनस वन,
यानी कितना 6x रेज टू द पावर 5। चिन्मय क्या समझ नहीं आया ये बताओ। अभी तक तुमने यस लिखा है, अब उसके बाद एकदम से क्या समझ नहीं आया बताओ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कंपेयर करना अपने को। एक्स टू द पावर एन है, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। एन की वैल्यू यहाँ से देखो, पहले वाले पार्ट में 3 है तो 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस वन 2 कर दिया 3x²। एक्स दूसरे वाले पार्ट में एक्स टू द पावर 6 है, क्या कर दिया 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस वन कितना हो गया 6 एक्स टू द पावर 5 के बराबर। क्लियर हुआ? चिन्मय आप बताओ क्लियर? क्या लॉजिक नहीं समझ आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है ना, अभी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि इसका जैसे मान लो, अगर मान लो मैं वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दे दूँ, ठीक है? अभी आप समझे एक बार, वेलोसिटी टाइम का फॉर्मूला इक्वेशन दे दूंगा कि v इक्वल्स टू मान लो टी क्यूब दिया हुआ है, मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन बता दो। तो अब एक बार देखो, जो dv बाई dt होगा ना, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन, हाँ है ना? ये बताओ, इसका यूज मैं बता रहा हूँ कि यूज होने वाला क्या है। v बराबर मैंने बता दिया कि टी क्यूब, यानी वेलोसिटी जो है वो टी क्यूब के हिसाब से वेरी कर रहा है। मैंने पूछा एक्सेलरेशन बताओ, तो एक बात बताओ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है क्या वही एक्सेलरेशन है? dv बाई dt इक्वल्स टू a, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि d ऑफ टी क्यूब बाई डी टी, और ये किसके बराबर आएगा 3t² के बराबर। यानी एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो क्या आएगा 3t²। क्लियर हुआ? यूज समझ आया? फॉर्मूला हमें याद रखना है। तुम मेडिकल वाले हो या नॉन मेडिकल वाले, चिन्मय ये बताओ। यूनिट वगैरह बस अभी जो नॉन मेडिकल वाले, जब आप 12th में आओगे इन सब का प्रूफ कराया जाएगा आपको। अभी इन सब के प्रूफ के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? इनके प्रूफ के बारे में हमें कुछ नहीं करना। हाँ, रेट ऑफ चेंज होता है बेटा, जिनमें इनका जो प्रूफ आएगा ना, प्रूफ से रिलेटेड हमें कुछ नहीं करना। हमें ये चीज ये याद, हाँ बस अभी याद रखना है। मेडिकल वाले के लिए तो ये अपने पास प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? नॉन मेडिकल वाले जो हैं तो उनको बस फॉर्मूला अभी याद रखना है। 12th में जब आपका डिफरेंशिएशन आएगा उस समय हर एक फॉर्मूले का आपको प्रूफ कराया जाएगा। अब बताओ क्लियर चिन्ह? ये रेट ऑफ चेंज बिल्कुल वही बात मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है। जैसे आपको वेक्टर का जो है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया गया था, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का, तो वैसे ही जो dy बाई dx करेंगे तो वो रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे होंगे, ठीक है? चलो अब एक बात बता, एक एग्जांपल ये करो कि y इक्वल्स टू, मान लो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -3 दिया हुआ है। चलो यहाँ से dy बाई dx करो, dy बाई dx इसकी वैल्यू निकालो। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -3, चलो यहाँ से देखो d ऑफ कितना लिखेंगे x टू द पावर -3 बाई dx, क्या लिखेंगे? तो x n की जगह पे -3 है, तो n की जगह पे -3, तो -3 पहले बाहर लिखो। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, n की जगह पे -3 एक्स टू द पावर -3 - 1 कितना आएगा -3 एक्स टू द पावर -4 के बराबर। समझ आया भाई? क्लियर हुआ ये चीज? अब मैंने जो एक पॉइंट लिखाया हुआ था जो सेकंड वाला, कि जब भी एक्स टू द पावर, बेटा शिवांशी ये बताओ, एक्स की पावर में कांस्टेंट ही तो दिया है मैंने, वेरिएबल वाला हमें नहीं पूछा जाएगा अभी। जितना आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है ना वही आपको बताया जाएगा, और उसने से ही आपका पूरा 2 साल का यूज आएगा, उससे ज्यादा बाहर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, y की जगह एक्स की पावर -3 डालेंगे। अब एक बात है, मैंने ये जो सेकंड पार्ट लिखा था कि कोई भी कांस्टेंट हो उसको बाहर कर देना है। तो जैसे मान लो y इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x²,
y इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x², dy बाई dx निकालना। तो मैंने क्या बोला था, आप उस कांस्टेंट को क्या करोगे, बाहर कर दोगे। कांस्टेंट को क्या करोगे, बाहर कर दोगे। कांस्टेंट को बाहर करोगे तो देखो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो तो d ऑफ x² बाई dx क्या आएगा, फिर से x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, 3 इंटू 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6x के बराबर। क्लियर हुआ अब ये डेरिवेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ। हम यहाँ y और x के टर्म्स में डील कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि काइनेमेटिक्स या फिजिक्स में जब हम ये पढ़ेंगे तो उस समय हमारा कभी वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया रहेगा, कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम का, कभी एक्सेलरेशन टाइम का, तो वहां पे डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। बस इसका यूज यही है हमारे फिजिक्स में। ठीक है भाई, चलो। मैंने क्या बोला कि कोई भी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, फिर x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा, 6x के बराबर। क्लियर, ठीक है भाई, चलो। अब यहां से देखो, सिक्स एक्स की पावर 0, यहाँ से देख लो, कर लेते हैं सॉल्व। 6x की पावर 0, x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू कितना होगा, 6 कांस्टेंट है, तो dy बाई dx किसके बराबर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलो अब मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला कल आपको याद करके आना है। कुछ फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करके आने हैं कल, कि y इक्वल्स टू अगर साइन x हुआ तो dy बाई dx, ये फॉर्मूला आपको याद करके आना है, कल इन सब पे क्वेश्चन करेंगे अपन। यहाँ से देखो y इक्वल्स टू साइन x है, तो जो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होगा, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। फिर cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले कल याद होने चाहिए भाई, तभी सवाल हो पाएगा। फिर sec x का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो क्या आएगा, sec x इंटू tan x। नेक्स्ट अगर देखें tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sec स्क्वायर x। फिर अभी भेज दूंगा मैं, टेंशन मत लो, cosec x का डिफरेंशिएशन जस्ट क्लास के बाद भेज दूंगा, तो माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। अगर मेडिकल वाले हो तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, नॉन मेडिकल वाले हो तो आपको अगले साल इस सब का प्रूफ दे दिया जाएगा। ठीक है, हमें जब फिजिक्स में जितना काम आएगा बस वो वाली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, और आपको इसके प्रूफ से कभी फिजिक्स में पूछा भी नहीं जाएगा, इसके चक्कर में पढ़ना भी मत। अगर मेडिकल वाले हो तो जरूरत ही नहीं है, नॉन मेडिकल वाले हो तो आपको अगले साल प्रूफ मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बस याद रखना है। ठीक है, देखो अब मैथ में आपसे पूछा जाएगा, मैथ में आपसे पूछा जाएगा, मैथ वाले पढ़ाएंगे आपको, फिर वहां से देख लेना। फिजिक्स में आपको कभी प्रूफ नहीं आएगा, ना ही 11th में ना ही 12th में। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कल इसी पे क्वेश्चन करेंगे भाई, ध्यान रखना ये सब अगर याद नहीं है क्वेश्चन नहीं होने वाला। लास्ट वाला पार्ट है e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है, नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, e हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे cot x sin x ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो e टू द पावर x जो होता है वो भी एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, ये मैं अभी पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा। लास्ट फॉर्मूला नेचुरल लॉग x है, ये जो है नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x, लॉग जैसे एक फंक्शन होता है वैसे e टू द पावर x हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कल की क्लास का भी टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। जैसे एक बात बताओ, cosec x क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वैसे ही
एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है और एक नेचुरल लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नहीं हर रोज क्लास नहीं होगा, आपको बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसमें करा दिया जाएगा, क्योंकि ये आगे ये नेचुरल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लॉग भी एक तरह का फंक्शन होता है, फिजिक्स की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, हाँ लाइक साइन कॉस एक फंक्शन होता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और ये हमारा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। वही नहीं, जैसे मान लो अगर दिया रहता है ना, जैसे साइन टी कॉस टी, बेटा लिख तो दिया यहाँ दोबारा, अलग से बना लेना एक, तो अलग से इन द सेंस मतलब फिजिक्स में अब ऐसा नहीं काइनेमेटिक्स के बीच में आप घुसा ली, अलग होना चाहिए पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, भले फिजिक्स में ही कॉपी में ही बना लो, लेकिन अलग रहेगा। ठीक है, हाँ अभी तो अभी इसमें और भी अभी कल प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। टी के साथ जो है ऐसे नेचुरल लॉग लिखा है बेटा, टी ऑफ एल एन लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, बना लो सेपरेट नोटबुक, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, फिर मैं अब ये इसकी नोट जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, नोटबुक जरूर बना लेना। ध्यान रखना इसके बिना फिजिक्स समझ नहीं आया। हाँ बेसिक मैथमेटिक वाली नोटबुक में लिख लो, बिल्कुल वही लिखना है, सही है। इसके बिना ना तो कोई डेरिवेशन समझ आएगा, ना ही कोई सवाल होगा, ध्यान रखना। चलो ठीक है।